मैं दावे के साथ कहता हूं कि 1 मीटर भी जमीन वक्फ बोर्ड की भारत सरकार नहीं ले पाएगा। मैं देख लेता हूं, बता देता हूं आपको, नोट कर लीजिए। कोर्ट में इसको चैलेंज दिया है 3 लोगों ने, आप देखिएगा इसके ऊपर स्टे लगेगा। और जिस तरह किसान बिल भारत सरकार को सब जगह पास करने के बाद वापस लेना पड़ा, इसमें क्या तो और संशोधन इस ढंग के करने पड़ेंगे कि निष्प्रभावी हो जाएगा या वापस लेना पड़ेगा। अब कैसे होगा, क्योंकि अब तो कानून बन गया है, राष्ट्रपति का साइन हो गया। किसान बिल भी साइन हो गया था, वो भी कानून बन गया था। ये लोग केवल ये दर्शाना चाहते हैं कि हम लोग अल्पसंख्यकों के विरोध में दिख रहे हैं, हिंदू एक हो जाओ। अब इनके पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं बचा है लोगों को बरगलाने का। आज पूरे देश में किस कदर तनाव है, मुझे देखकर आश्चर्य होता है। राम राज्य, क्या राम राज्य के जो 4 मुख्य बिंदु थे, उसमें एक बिंदु की भी ये लोग चर्चा कहीं नहीं करते हैं, राम का नाम लेते हैं। धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं है। कभी किसी नेता को ये नहीं कहा है किसी अल्पसंख्यक नेता ने कि आप अपना धर्म छोड़ के और टोपी पहन के हमारे साथ चलिए। ये दिखावा है। आप भी संघ से जुड़े रहे हैं जहाँ तक मुझे जानकारी है, और आज जब बीजेपी की पॉलिसीज़ की जब आप आलोचना करते हैं तो आपको कहाँ लग रहा है कि चूक हो रही है, या फिर चीज़ें सब जो है संघ के हिसाब से ही जा रही है? जो सब कुछ छप के ऑलरेडी संसद में आ गया, उसके बाद बोल रहे हैं कि हम संशोधन दिए हैं, तो ये तो जनता को मूर्ख बनाने वाली बात है स्पष्ट रूप से। इनके सामने 2 ही विकल्प है कि क्या तो राजनीति से संन्यास ले ले या कुछ दिनों तक अपने दल को बचाते हुए भाजपा के साथ है। इन्होंने बिल्कुल सरेंडर सा किया है। भाजपा ने अपने एजेंडा को लागू करने के लिए जो 4 लोगों के ऊपर कंधे पर रख के बंदूक चलाई है, उन लोगों को इसका बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है, बिहार में एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम ही होगा, या मुद्दों पे बात भी होगी? बिहार की जो सामाजिक परिस्थितियां हैं या जो अदर जो मुद्दे हैं उन पर भी बात होगी? इस पूरे देश में एक मिथक फैलाकर सीधी बात है कि मूल मुद्दों से ध्यान भटकाना है, और जो बहुसंख्यक वर्ग हैं उनको यह बताना है कि हम आपके हितैषी हैं, और कुछ लोगों को डरा कर रखना है। कहीं ना कहीं इन मुद्दों को सामने ला करके बीजेपी को तो फायदा होता है, वो सरकार में आते हैं, तो फिर आखिर बीजेपी या फिर नीतीश को नुकसान कहाँ होता हुआ दिख रहा है? जिन 7 मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में फंसाया गया, घेर कर, जिस तरह अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा कर मारा गया, बिल्कुल वैसा ही दिल्ली में हुआ था। चिराग पासवान बहुत अच्छे युवा नेता है, उनको मौके की नजाकत को पहचानना चाहिए था, और एक अस्थायी राजनीतिक नेता के तौर पर बिल्कुल उनका आधार बने, पहचान हो, इसलिए इस बिल का समर्थन उनको नहीं करना चाहिए था। लालू यादव के रीजन में सबसे ज़्यादा यादवों की हत्या हुई थी, याद कर लीजिए, इसके आंकड़े हैं मेरे पास। ये सब लोग केवल अपनी गद्दी के लिए मूर्ख बनाते हैं। राजनीतिक दल जो एजेंडा सेट करते हैं उनसे बचिए, मेरा तो बिल्कुल यह आह्वान रहेगा, और सबको इसमें अपनी अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। देखिए, हम लोग अपनी मन की बात कहाँ कहेंगे? आप जैसे पत्रकार कभी मौका दे देते हैं तो हम लोग अपनी मन की बात आम जनों तक पहुँचाने में सफल होते हैं। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। STV न्यूज़ पर आप देख रहे हैं टॉक विद अंसारुल, और टॉक विद अंसारुल शो के आज हमारे मेहमान हैं सामाजिक चिंतक और राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र जलान जी। तो आज वीरेंद्र जलान जी से हम बात करने वाले हैं बिहार की सियासी जो परिस्थितियां बदली हैं उस पर बात करेंगे, और सामाजिक परिवेश पे भी बात करेंगे। तो वीरेंद्र जलान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है STV न्यूज़ पर। बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां जो है से आप वाबस्ता होंगे, अभी जो सूरत हाल बन रहे हैं आपकी नज़र में वो क्या इशारा कर रहे हैं? देखिए, बिहार चूँकि मेरी जन्मभूमि भी रही है, और कहा जाता है कि बिहार के लोग चाहे ग्रामीण क्षेत्र के हों, चाहे शहरी क्षेत्र के हों, या छोटे यहाँ के नेता हों, किसी राजनीतिक दल के, राजनीतिक समझ बहुत ज़्यादा रखते हैं, और उनको पूरे देश में उसी नाते जाना भी जाता है। और हमारा सौभाग्य है कि यहाँ महावीर, गौतम, महात्मा गांधी को यहाँ से एक अलग पहचान मिली है। पूरे विश्व में उनका जो संदेश है वो बिहार के माध्यम से हुआ। नालंदा यूनिवर्सिटी भी हमारे बिहार में थी,
जिसका पूरा विश्व में जहाँ से स्टूडेंट अलग अलग देशों से यहाँ पढ़ने आया करते थे। तो गौरवशाली हम लोग का इतिहास रहा है। और आज हम लोग कहाँ हैं सामाजिक परिवेश में, राजनीतिक परिवेश में, और भी अलग अलग तरह के परिवेश हो सकते हैं, लेकिन मुख्य दो ये जो परिवेश हैं, मैं यह देखता हूँ कि बिहार को बिल्कुल एक अलग नज़रिए से, एक अलग दृष्टिकोण से देश के दूसरे हिस्सों में, राज्यों में देखा जाता है। कई बार मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे राजनेता, हमारे जो यहाँ के सामाजिक बंधु हैं, उन्होंने यहाँ की छवि को और बेहतर प्रस्तुत करने के लिए, छवि को बनाने के लिए क्या काम किया है, अभी तक क्या किया, या भविष्य में वो क्या करने जा रहे हैं। बहुत ये विषय जो है मुझे कई बार डराता भी है, क्योंकि अब आने वाले जो बच्चे हैं, मैं बिल्कुल निसंकोच बोल रहा हूँ कि आज जो बाहर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, जगह है, कोटा है, दिल्ली है, मद्रास है, जहाँ एजुकेशन सेंटर्स हैं, वहाँ जाके हमारे बच्चों को, छात्रों को बिहारी कहने में थोड़ा सा संकोच होता है कि बिहारी के नाम से न तो पीजी उनको मिलता है और न ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में उनको वो सम्मान मिलता है जिसके वो हकदार होते हैं। तो हम लोग को सोचना चाहिए कि आखिर इन परिस्थितियों के लिए किसका क्या दोष है और क्या जिम्मेवारियां थी जिन्होंने उसको नहीं निभाया है। बात सामाजिक परिवेश की हो तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए, हमारे बिहार के हुए थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हो या नहीं हो, ये एक हमेशा ऐसा एक मुद्दा रहा है जिसकी कुछ लोग अपने अपने ढंग से वो लोग परिभाषित करते हैं, लेकिन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, इसमें मुझे तो कहीं किसी का विरोधाभास दिखता ही नहीं था। उसके बाद बात आती है जयप्रकाश नारायण की, उसके बाद आती है मैं वो बुद्ध और महावीर, महात्मा गांधी, ये सब चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा अभी नहीं बोलना चाहूँगा कि हम लोग एक सीमित दायरे में अपनी बात को रखें, वरना हमारे जो श्रोता हैं, जो हमारे मित्र जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, उनको मैं घिसी पिटी बातें नहीं कहना चाहता हूँ कि हम लोग कोई नेता आता तो शुरुआत करता है कि महात्मा गांधी की कर्म भूमि में यहाँ सत्याग्रह का आंदोलन हुआ, काठियावाड़ से 20 गज के कपड़े पहन के महात्मा गांधी आए थे और यहाँ के दुर्दशा देखकर लंगोटी पहन कर और महात्मा होके निकले। ये हम लोग बड़े गर्व के साथ कहते हैं, लेकिन क्या बिहार की चंपारण की स्थिति बदली है? गांधी के सपनों का जो एक भी संदेश है, हम लोग अपने चंपारण और बिहार में उसको फलीभूत कर पाए कि नहीं कर पाए, ये कोई किसी की सोच है? जो समाजवाद के जो दो पहरुए थे यहाँ पर, जो कभी मिलते हैं कभी अलग होते हैं, उन्होंने समाजवाद की परिभाषा बिहार के संदर्भ में बिल्कुल बदल दी। क्या वस्तु स्थिति है यहाँ? मैं कह रहा हूँ कि बिहारियों को सिर्फ मजदूर और एक वोट बैंक बना के रख दिया है। यहाँ सब ने शासन बिल्कुल किया। और वोट बैंक की जब बात होती है तो अभी फ़िलहाल जो पूरे देश में चर्चा का विषय है, और ख़ास तौर से जो है बिहार में जब बिहार की राजनीति पे चर्चा हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसके केंद्र बिंदु में एक बार फिर से नीतीश कुमार हैं। और अभी फ़िलहाल वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जिस तरह से नीतीश कुमार ने सपोर्ट किया है, उसके बाद से परिस्थितियाँ जो बदली हैं वो आप बखूबी देख रहे हैं। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र आपको क्या लगता है, क्या कुछ नया चीज़ देखने को मिल सकता है बिहार की राजनीति में? हमारे मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, जिनको एक उपनाम भी दिया गया है सुशासन बाबू का, बहुत कर्मठ और योग्य राजनेता हैं और थे। उनका योगदान बिहार को बहुत ज़बरदस्त है कि जब वो रेल मंत्री थे, उन्होंने असाधारण काम किया था। जॉर्ज फर्नांडिस उस समय उनके साथ थे, मुझे खूब याद आ रहा है। नीतीश जी योग्य हैं, नीतीश जी कर सकते हैं। नीतीश जी के कारण ही आज परिस्थितियां ये हैं कि इनसे ज़्यादा सीटें आरजेडी को मिली हो या भाजपा को मिली हो, वो दोनों दल मजबूर हैं कि वो लोग अपना मुखिया, यानी कि जनता के बीच में एक जो चेहरा होता है, नीतीश जी को बताने के लिए बाध्य हुए हैं।
ये नीतीश जी का चेहरा और उनका कमाल है, उनकी राजनीति का एक जादू है मैं कहूँगा। लेकिन जिस समय लालू जी का शासन समाप्त हुआ और पहली बार भाजपा और नीतीश जी शासन में आए थे, मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ, मारवाड़ी समाज का हूँ। हालात ये हो गए थे कि यहाँ से पूंजी का और लोगों का पलायन शुरू हो गया था। माने ड्रामेस्टिक चेंज हुआ था जब पहले बार नीतीश जी और भाजपा का शासन हुआ था। पॉकेट मारी तक बंद हो गई थी, आतंक हो गया था आपराधिक तत्वों में। लेकिन धीरे धीरे क्या तो इनका जोश ठंडा हुआ या उनके ऊपर कोई शक्ति ने लगान लगाया। अब मेरे को तो बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि नीतीश जी अब एक राजा के समान व्यवहार कर रहे हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ एक मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वही प्यारी है। जो दल उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी दे बिल्कुल उसके साथ वो नजर आएंगे। उन्होंने बिहार के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है, स्पेशल पैकेज मांगा है, विशेष राज्य का दर्जा मांगा है, लेकिन कब मांगा है जब केंद्र के साथ उनके संबंध नहीं थे। हमेशा जो केंद्र में शासक दल थे, कांग्रेस थी, तो उस समय भाजपा के साथ थे, और जब भाजपा का केंद्र में शासन हुआ तो लालू जी के साथ थे। लेकिन अभी तो बहुत दिनों से वो भाजपा के साथ है जिसके केंद्र में शासन है। और मुझे हंसी आती है, कुछ दिन पहले उन्होंने स्पेशल पैकेज और विशेष राज्य का दौरा स्टेटस मांगा है। तो ये सब बिल्कुल देखिए, अब नीतीश जी का जो पहले का जो छवि थी, पहले के सुशासन बाबू की छवि वगैरह थी, निश्चित रूप से जनता में वो कम आई है, वो कम हुई है। अति पिछड़ा जाति धर्म, अब वो बिल्कुल मुझे तो लगता है कि उनके विचारों को, उनके कर्मों को बिल्कुल एक बंधक सा बना दिया गया है, एक मोहरा बन गया है। और उन्होंने कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से उनके जो पुत्र हैं वो राजनीति में आगे आ रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब वो अपने पुत्र को अपने राजनीतिक विरासत सौंपने के लिए, चाहे जो दल उनके पुत्र को कुछ मौका देगा, बिल्कुल उसके साथ है। और ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ है, जिस तरह से नीतीश जी का समर्थन मिला, कि आपको क्या लगता है कि इससे नीतीश कुमार को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? देखिए, वक्फ संशोधन बिल हो, किसान 3 बिल हो, 3 तलाक हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, महाकुंभ का मुद्दा हो, औरंगजेब का कब्र का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे जो हैं भाजपा के द्वारा सेट किए गए मुद्दे हैं। नीतीश जी की छवि पहले थोड़ी अलग रहती थी और उन्होंने कई बार भाजपा के स्टैंड का मजबूती से विरोध किया था, मुझे खूब याद है। और भाजपा कई बार इनसे इस कारण से थोड़ी डरती थी या इनकी बातों को मानने के लिए मजबूर होती थी कि भाजपा अपना आधार अभी तक अकेले खड़ा होकर जीत पाने का बिहार में नहीं बना पाई है। अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा देश के सामने आया है, वक्फ संशोधन बिल, बड़ी अजीब ढंग से पूरे देश में मिथक फैलाई जा रही है कि इससे इस देश के निर्धन जो हमारे अल्पसंख्यक लोग हैं, मुस्लिम भाई हैं, उनको लाभ होगा। और बड़ी संपत्ति कहा जा रहा है कि भाई रेलवे और सेना के बाद सबसे ज़्यादा अगर ज़मीन किसी के पास है तो वक्फ के पास है, ऐसा भाजपा वाले संसद में बोल चुके हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार के पास पहले से कोई राइट है इस ढंग का कि किसी के पास अनधिकृत रूप से कोई ज़मीन है तो उसको जांच करने से कोई नहीं रोक रहा है। बार बार ये कहा जा रहा है कि वक्फ का जो ट्रिब्यूनल बोर्ड है उसके निर्णयों को कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता है। मैं कई ऐसे उदाहरण बता सकता हूँ और उस अमेंडमेंट में वे पहले से है, ये नहीं पुराने अमेंडमेंट में, कि ट्रिब्यूनल के फैसले के विरुद्ध कोई हाई कोर्ट जा सकता है। और गए हैं लोग। इस पूरे देश में एक मिथक फैलाकर, सीधी सीधी बात है कि मूल मुद्दों से ध्यान भटकाना है और जो बहुसंख्यक वर्ग हैं उनको यह बताना है कि हम आपके हितैषी हैं और कुछ लोगों को डरा कर रखना है अपनी राजनीति के लिए, क्योंकि मूल मुद्दों पर तो ये काम कर नहीं पा रहे हैं। आज तक जिन्होंने जो वायदे किए, एक भी मुद्दे पर काम केंद्र सरकार नहीं कर पाई है। उसके सहभागी ये नीतीश कुमार भी नहीं कर पाए हैं। देखिए, जब से यहाँ पर शराबबंदी हुई है, क्या शराब नहीं मिल रही है? यहाँ नशे के दूसरे अड्डे इतने डेवलप हुए हैं सर कि आश्चर्य हो रहा है। और जहाँ तक ये वक्फ संशोधन बिल की बात है,
नीतीश कुमार ने इसका समर्थन, आज मैंने अखबारों में पढ़ा कि 5 संशोधन किए हैं, तब समर्थन दिए हैं उन्होंने। देखिए 5 संशोधन वो जेपीसी के गठन के उसके रिपोर्ट के बाद दिए हैं, जो सब कुछ छप के ऑलरेडी संसद में आ गया, उसके बाद बोल रहे हैं कि हम संशोधन दिए हैं। तो ये तो जनता को मूर्ख बनाने वाली बात है स्पष्ट रूप से। कोई संशोधन जेपीसी का जो प्रपोजल दे दिया गया लोकसभा के अध्यक्ष के बाद, उसके बाद से कोई संशोधन नहीं हुआ है। अब ये अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, लोगों को उल्लू बना रहे हैं, क्योंकि इन लोग की आपस की सेटिंग है कि जो अल्पसंख्यक समाज के वोट हैं उसको बांटे जाएं, कुछ वोट इनको मिले। लेकिन नीतीश कुमार और इनके दल के लोग अब बेनकाब हो चुके हैं। इनका जो कथित लेकिन एक चीज़ सर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसा आपने कहा कि ये सारे भाजपा के मुद्दे हैं, और भाजपा अपने जब मुद्दों को लाती है तो पूरी दृढ़ता के साथ जो है उस पर कायम रहती है। जैसे वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में देखा गया कि भाजपा ने लाई, तमाम परिस्थितियां बनी, चंद्रबाबू नायडू चाहे चिराग पासवान या नीतीश कुमार, सबको कॉन्फिडेंस में उन्होंने लिया और अपना जो उनका मुद्दा था उस पर उन्होंने पूरी दृढ़ता के साथ, आज राष्ट्रपति का साइन भी हो चुका है और कानून भी बन चुका है। तो आप जैसा कह रहे हैं, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भाजपा के रंग में रंग चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों को सामने ला करके बीजेपी को तो फ़ायदा होता है, वो सरकार में आते हैं, तो फिर आखिर बीजेपी या फिर नीतीश को नुकसान कहाँ होता हुआ दिख रहा है? देखिए, अभी तक नीतीश कुमार को आगे रखकर भाजपा चुनाव लड़ती आई है, और लालू जी हो चाहे भाजपा हो, नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ती थी। इनका धर्मनिरपेक्ष एक चेहरा जो दिखता था, उसका वोट से लाभ होता था इन लोगों को। अब भाजपा जो है लोकसभा में 240 सीट पर सिमट गई, उसका स्पष्ट बहुमत नहीं है। बिना किसी को साथ लिए बिना ये बिल पास नहीं होना था। अब इन्होंने एक सॉफ्ट टारगेट के रूप में, चूँकि नीतीश कुमार अपनी राजनीति की अंतिम पारी लड़ रहे हैं, ऐसा मेरा सोचना है। अब इनके सामने 2 ही विकल्प है कि क्या तो राजनीति से संन्यास ले ले या कुछ दिनों तक अपने दल को बचाते हुए भाजपा के साथ आए। इन्होंने बिल्कुल सरेंडर सा किया है, और भाजपा ने अपने एजेंडा को लागू करने के लिए जो 4 लोगों के ऊपर कंधे पर रख के बंदूक चलाई है, उन लोगों को इसका बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ेगा। कि उन 4 लोगों की, आपने एक जयंत मल्होत्रा का नाम छोड़ दिया जो यूपी के हैं, जो इसके हैं जाट लोगों के नेता हैं, इन 4 लोगों की धर्मनिरपेक्ष छवि थी अभी तक। चंद्रबाबू नायडू जो पहले कभी एनडीए के नेता हुआ करते थे, अगर आपको याद होगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी थी उस समय एनडीए था और उसमें चंद्रबाबू नायडू उसके संयोजक थे। बाद में इनको हटा दिया गया और आज एनडीए के नेता दूसरे कोई हैं, चंद्रबाबू नायडू उसके संयोजक नहीं है। उन्होंने बिल्कुल धर्मनिरपेक्षता का नारा देकर चुनाव लड़ा है और उनको सफलता मिली है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि उन्होंने भी अपने राज्य की जनता से किया हुआ वायदा के खिलाफ काम किया है। चिराग पासवान तो देखिए रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं और शुरू से इनको मौसमी वैज्ञानिक कहा जाता है। जिस तरफ पल्ला भारी देखते हैं, थोड़ी सी पहचान हो जाती है, उस तरफ मुड़ जाते हैं। चिराग पासवान बहुत अच्छे युवा नेता है, उनको मौके की नज़ाकत को पहचानना चाहिए था और एक अस्थाई राजनीतिक नेता के तौर पर बिल्कुल उनका आधार बने, पहचान हो, इसलिए इस बिल का समर्थन उनको नहीं करना चाहिए था। तो इससे देखिए भाजपा को तो राजनीतिक लाभ मिलेगा, चूँकि शुरू से वो एक ऐसा पोलराइज कर रही थी अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन इन लोगों को ज़बरदस्त नुकसान होगा। तो इन 4 लोगों को जो है नुकसान, इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आपकी नज़र से। लेकिन तो फिर बीजेपी के लिए तो चित भी मेरी पट भी मेरी। देखिए भाजपा के जो नेता हैं, चिंतक हैं, उनको सोचना चाहिए कि इस चुनाव में आखिर जो भाजपा की क्लियर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी खुद की थी, वो सिमट कर 240 पे क्यों आ गई। अब ये लोग अपने जो समर्थक थे उनकी बैसाखियों पर चलने के लिए मजबूर क्यों हो। इन्होंने काम करने के बजाय अब एक उग्र हिंदुत्व का जो अपने आप का चेहरा प्रस्तुत किया है। अब ये लोग ये देख रहे हैं कि इसको किए बिना उनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली है।
तो इसके लिए इन लोगों ने इन जो दल हैं जो कि करीब अपने राज्य में धर्मनिरपेक्ष छवि वगैरह सबको साथ लेने की नीति चलते थे, इनको निशाना बनाया है। इसका नुकसान निश्चित रूप से उन लोगों को उठाना पड़ेगा। और मैं बता दूं स्पष्ट रूप से, इसका राजनीतिक लाभ भाजपा को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस देश के जो नागरिक हैं ना, इस देश के नागरिक अहिंसा सत्य के पुजारी महात्मा गांधी, महावीर, बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। आज जितनी अहिंसा इस देश में फैल रही है, आज रामनवमी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आज जन्मदिन है, और आज पूरे देश में किस कदर तनाव है, मुझे देखकर आश्चर्य होता है। राम राज्य, क्या राम राज्य के जो 4 मुख्य बिंदु थे, उसमें एक बिंदु की भी ये लोग चर्चा कहीं नहीं करते हैं, राम का नाम लेते हैं। तो मैं ये स्पष्ट कहता हूँ, मतलब जैसा कि अभी आप भी संघ से जुड़े रहे हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है, और आज जब बीजेपी की पॉलिसीज़ की जब आप आलोचना करते हैं, तो आपको कहाँ लग रहा है कि चूक हो रही है, या फिर चीज़ें सब जो है संघ के हिसाब से ही जा रही हैं? देखिए अंसारुल जी, मैं 2 बातें बहुत स्पष्टता से और दृढ़ता से आपको कहना चाहूँगा। संघ का जो दृष्टिकोण है, अखंड भारत का जो स्वप्न है, जिन एजेंडा पर संघ मुख्य रूप से काम करना चाहती है, संघ ये देख रही है कि उस एजेंडा पर सबसे नज़दीक काम करने वाली पार्टी जो कुछ तो काम कर रही है या भविष्य में काम करने की उम्मीद है, वो भाजपा है। उसके एजेंडा पे कोई पार्टी बिल्कुल सोच भी नहीं रही है। देखिए, संघ एक राष्ट्रवादी पार्टी है, एक भारत माता के सिद्धांत को लेकर, भगवान राम की जो राम राज्य की कल्पना को लेकर, और सर्वधर्म सद्भाव, मैं कह रहा हूँ संघ प्रमुख को सुनिए आप लोग, वो ये कहते हैं कि यहाँ के जो नागरिक हैं, चाहे जिस धर्म के को मानते हो, वो हिंदू है, इसलिए कि हिंदुस्तान के नागरिक है वो। इस बात को लेकर भाजपा आगे कहाँ बढ़ रही है, लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति ये है कि दूसरे दल वाले लोग भी इस दिशा में कोई काम तो कर नहीं रहे हैं। थोड़ा बहुत काम करना शुरू एक दल ने किया था, जिसने हिंदुत्व के भाव को पहचाना था। कुछ दिन पहले राष्ट्रीय स्तर पर एक शिवसेना ने, और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि आम आदमी पार्टी ने भी, उन्होंने जय श्री राम के नारा के बदले जय हनुमान का नारा दिया था और काट निकाली थी। ये लोग समझ रहे हैं कि आने वाले भविष्य में सबसे ज़्यादा खतरा किससे है। कांग्रेस बिल्कुल एक परिवार में सिमटी हुई है, और उसकी ये कहना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के अलावा शिवसेना और आम आदमी पार्टी ने संघ के एजेंडे पे काम करना शुरू किया। संघ के एजेंडा पे काम करना बिल्कुल शुरू नहीं किया। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ। संघ के भावनाओं के आधार पर, जैसे है क्या कि पहले इस देश में एक मिथक बन गया था कि हिंदुओं का विरोध कीजिए तो अल्पसंख्यक आपके साथ आएंगे। अब है कि अल्पसंख्यकों का विरोध कीजिए तो हिंदू हमारे साथ आएंगे। ये जो अब भावना काम कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी ने ये समझा कि हमको तो ये लोग नास्तिक समझ रहे हैं, हमको हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है। जबकि वस्तुतः देखिए, मैं ये बताता हूँ कि धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं है। कभी किसी नेता को ये नहीं कहा है किसी अल्पसंख्यक नेता ने कि आप अपना धर्म छोड़ के और टोपी पहन के हमारे साथ चल चलिए। ये दिखावा है, स्पष्ट रूप से दिखावा है, मैं मानता हूँ। लेकिन संघ की जो भावना है, उसके अनुरूप काम करने की मनाही किसी राजनीतिक दल को नहीं है। जिसने भी थोड़ा सा काम करना शुरू किया उसको सफलता मिली है। इसके उदाहरण हैं शिवसेना और आम आदमी पार्टी। उन्होंने देखिए, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, महिलाओं के लिए विशेष योजना, माने धरातल पर उन्होंने धर्म के लिए काम किया है, जो सबके लिए काम करना है। जब आप एक हिंदुस्तानी के लिए काम कीजिएगा तो उससे हिंदू भी लाभान्वित होंगे और मुस्लिम समाज भी लाभान्वित होगा। योजना वैसी बननी चाहिए, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका एक और नारा जो बाद में जुटा। मैं कह रहा हूँ ये केवल दिखावे के लिए क्यों होना चाहिए। आम आदमी पार्टी की जहाँ तक बात है, मोदी जी बहुत होनहार अनुभवी राजनेता है। वह जानते हैं कि भविष्य में उनको किससे खतरा है, इसलिए साम दंड भेद सारे एजेंसियों को लगाकर, और जिन 7 मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में फंसाया गया, घेर कर, जिस तरह अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर मारा गया, बिल्कुल वैसा ही दिल्ली में हुआ था।
लेकिन इसको अरविंद केजरीवाल ने एक चैलेंज के रूप में लिया है। आप आने वाले समय में देखिएगा कि कुछ और दल बिल्कुल उसी लाइन पर चलेंगे और भाजपा इससे बौखलाई हुई है। इसीलिए ने सिर्फ और सिर्फ उसका एजेंडा एक ही है, धर्म का एजेंडा। और ये वक्फ बिल बिल्कुल उसी की देन है। कोई ऐसे नए प्रावधान इसमें आप बता दीजिए जो पुराने प्रावधान से बहुत परिवर्तन वाले प्रावधान हैं। आज जो धार्मिक जो भी अल्पसंख्यक हैं उनको अपने यूनिवर्सिटी चलाने का अधिकार है, उनको अपने धर्म स्थल के लिए ज़मीन लेने का अधिकार है। सरकार को कोई भी उसमें ऑब्स्ट्रक्शन बनाने का कभी भी नहीं था। ये लोग केवल ये दर्शाना चाहते हैं कि हम लोग अल्पसंख्यकों के विरोध में दिख रहे हैं, हिंदुओं एक हो जाओ। अब इनके पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं बचा है लोगों को बरगलाने का। बिल्कुल इसी के लिए वक्फ बिल लाया गया है, इससे कुछ आने जाने का नहीं है। देखिएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 1 मीटर भी ज़मीन वक्फ बोर्ड की भारत सरकार नहीं ले पाएगा। मैं देख लेता हूं, बता देता हूं आपको, नोट कर लीजिए। केवल एक ये नारा है, केवल एक लोगों को बरगलाने का एक अमेंडमेंट बिल है और ये कहीं संविधान में भी नहीं टिकेगा। जो कोर्ट में इसको चैलेंज दिया है 3 लोगों ने, आप देखिएगा इसके ऊपर स्टे लगेगा। और जिस तरह किसान बिल भारत सरकार को सब जगह पास करने के बाद वापस लेना पड़ा, इसमें क्या तो और संशोधन इस ढंग के करने पड़ेंगे कि निष्प्रभावी हो जाएगा या वापस लेना पड़ेगा। अब कैसे होगा, क्योंकि अब तो कानून बन गया है, राष्ट्रपति का साइन हो गया। किसान बिल भी साइन हो गया था, वो भी कानून बन गया था। आप याद कीजिए 3 किसान बिल बने थे, उसमें भी राष्ट्रपति का साइन हो गया था। दोनों पार्लियामेंट से भी और इस लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो गया था। उसके बाद भी सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। मैं कह रहा हूँ सीधी बात यह है कि ये एक राजनीतिक एजेंडा के तहत लाया गया ये संशोधन है। यह स्पष्ट समझ आ रहा है और यह भारत के संविधान के मूल भावना के विपरीत है। आपको क्या लग रहा है, बिहार में एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम ही होगा या मुद्दों पे बात भी होगी? बिहार की जो सामाजिक परिस्थितियां हैं या जो अदर जो मुद्दे हैं उन पर भी बात होगी? देखिए, अगर राजनेता मुद्दे सेट करेंगे तो फिर वही होगा, जाति और धर्म। अब यहाँ के आम जनों को मुद्दे सेट करने पड़ेंगे कि बिहार के लिए हम क्या चाहते हैं। हम लोग यहाँ हिंदू मुसलमान राजपूत भूमियार यादव पिछड़ा अति पिछड़ा ये सब चाहते हैं कि यहाँ पर मूल मुद्दों पर जिससे बिहार का गौरव बढ़े, यहाँ शांति हो, यहाँ उद्योग धंधे लगे, यहाँ अस्पताल बेहतर हो, यहाँ शिक्षा के संस्थान बढ़िया हो। हम लोग को क्या चाहिए? अगर आप जात के मुद्दे पर वोट दीजिएगा तो जो जात का लोग जीतेगा वो आपके लिए काम नहीं करेगा। लालू यादव के रीजन में सबसे ज़्यादा यादवों की हत्या हुई थी, याद कर लीजिए, इसके आंकड़े हैं मेरे पास। ये सब लोग केवल अपनी गद्दी के लिए मूर्ख बनाते हैं। अब काम करने वाले लोगों से हम लोगों को सामने लाना पड़ेगा, चाहे कोई सी भी राजनीतिक दल का। मैं तो वे स्पष्ट रूप से अब आह्वान करता हूँ, छोड़िए सब दल, अब उम्मीदवार को प्रधान बनाइए। जो उम्मीदवार पसंद आए उसके साथ आप अपना तारतम्य कीजिए, उनसे क्वेश्चन कीजिए, आपके मुद्दे पे खरे उतरते हैं तो उनको वोट दीजिए, चाहे किसी दल का क्यों नहीं हो। इन लोग को मजबूर कर दीजिए अच्छे उम्मीदवार को लाने के लिए, क्योंकि हम जनता जो है अगर कोई परेशानी की हालत में है तो उम्मीदवार के पास जाएंगे, दल के पास तो जाएंगे नहीं। हमारे बड़े नेताजी लोग सब कोई बोलते क्या है कि आप वोट तो हमको दिए मोदी जी के नाम पर, काम करने के लिए हमारे पास क्यों आए, करवाने के लिए जाइए मोदी जी से काम करवाइए, स्पष्ट बोलते हैं। तो हम लोग को भी वैसे ही करना चाहिए। अब वैसे नेता को जिताना चाहिए जो हमारे लिए करे और हमारे जाने पर वो खड़ा हो, बोले कि बोलिए क्या काम है। यहाँ पे तो एक जनसुराज भी विकल्प के रूप में आया है, वो भी कहीं ना कहीं उसी तरह की ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या यहाँ परिस्थितियाँ उस तरह की बन सकती हैं? देखिए, मैं तो कभी भी निराश नहीं होता हूँ और हम लोग अपने इस जन्मभूमि धरती के प्रति संकल्पित है। परिस्थितियाँ बदलने में, एजेंडा सेट करने में, बिहार की दशा सुधारने में सबको अपनी भूमिका निभानी होगी और लोगों के बीच में ये मैसेज देना पड़ेगा कि अब पुराने मुद्दे पुराने हिसाब से काम करेंगे तो बिहार जो एकदम बुरी हालत में है, गर्त में है, बिहार की जो छवि समाप्त हो गई है, आने वाली पीढ़ियां आपको इसके लिए जवाबदेह ठहराएगी। आप लोग अपना एजेंडा खुद से कीजिए, जो राजनीतिक दल जो एजेंडा सेट करते हैं उनसे बचिए। मेरा तो बिल्कुल यह आह्वान रहेगा और सबको इसमें अपनी अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जलान जी, और बहुत बेबाकी से आपने बात की, बहुत शुक्रिया।
अंसारुल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि देखिए हम लोग अपनी मन की बात कहाँ कहेंगे। आप जैसे पत्रकार कभी मौका दे देते हैं तो हम लोग अपनी मन की बात आम जनों तक पहुँचाने में सफल होते हैं। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और बहुत जल्द हम लोग, अब चुनावी सरगर्मी आ रही है तो आपसे बातें होती रहेंगी। तो टॉक विद अंसारुल में आज वीरेंद्र जलान जी के साथ हमारी ये गुफ्तगू आपको कैसी लगी, आप हमें बताइएगा ज़रूर। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।